हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले का ये 8 चैप्टर है, इससे पहले के जो 7 चैप्टर हैं उन सभी का हमने न्यूमेरिकल पहले ही करा दिया है। और जो भी हम न्यूमेरिकल कराते हैं ये बात आप जानते भी होंगे, जो भी हमसे पीछे से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं सभी इंपॉर्टेंट केवल न्यूमेरिकल को करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार 2024 के एग्जाम में पूछने के भी चांसेस हैं। तो केवल उन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको ये भी बात पता होगा कि रोजाना आपको शाम को 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे और फिर से 7:30 बजे 2 वीडियो अपलोड होता है। और इस टाइम पे सीरियस होकर जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस टाइम पे कॉपी और पेन लेकर अपना बैठ जाना है और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस टाइप के न्यूमेरिकल और भी पूछे गए हैं। तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहला हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र का आयाम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 कूलाम प्रति मीटर तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल में उसको क्या कीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल को अपने बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा पढ़िएगा तो 2-3 बार न्यूमेरिकल को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मान लेते हैं समझ में एक बार में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। और जब समझ में आए तो जो जो मान दिया है उसको आपको पहले देख लेना है कि किस किस चीज का क्वेश्चन में मान दिया है, ठीक है। जैसे हमने देखा तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम एक पता चल गया, एक दिया है कि उसकी आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। और हमें ज्ञात क्या करना है ये आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें ज्ञात करना है और फिर से तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ये बात को आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, सेम टू सेम आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है, इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व भी किया है, ठीक है। थोड़ा सा मान लेते हैं थोड़ा बीच में मिस्टेक भी हो गया ना, तो सीक्वेंस में इस प्रकार आप लिखेंगे जिस प्रकार हम करा रहे हैं। तो आपका मान लेते हैं 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बट हमें गलती क्यों करना है, हम अच्छे से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम। अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है 120 कूलाम प्रति मीटर। तो ये हमने सबसे पहले जो दिया है वो लिख दिया। उसके बाद आवृत्ति दिया है तो ये हम लिख दे रहे हैं आवृत्ति। आवृत्ति को हम इस प्रकार म्यू से दर्शाते हैं, जस्ट जो भी होता है ना उसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। तो आवृत्ति कितना दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 50 मेगाहर्ट्ज दिया है, याद रखेंगे आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो इसको मेगा को हटाकर हर्ट्ज में हम केवल चेंज करेंगे तो यहाँ से जो ये निकलेगा वो निकलेगा 50 6 हर्ट्ज, ठीक है। ये मिलेगा, मतलब यहाँ से हमें आवृत्ति का जो मान मिला वो 50, ठीक है, मतलब 50 × 10⁶ हर्ट्ज मिला। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए मेगा को जब आप चेंज करेंगे ना 50 मेगा को तो वो इतना ही होता है। अब डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सब जानते हैं ना, डेका, हेक्टास, ये सभी तो आप इतना तो बेसिक है, क्लास 11th में तो पढ़ाई अपने किया ही होगा। तो इतना तो चेंज करने को आना ही चाहिए क्योंकि क्लास 12th में है तो चेंज करने पर ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। तो चूंकि हम इतनी बात जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को हम B से प्रदर्शित करते हैं, B नॉट से। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र के आयाम अब बटे प्रकाश की चाल के, मतलब वैद्युत क्षेत्र का आयाम और प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है। मतलब ये फॉर्मूला होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो चलिए हम मान को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हम लिखते हैं B नॉट। अब देखिए E नॉट का जो मान है वो दिया है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 दिया है, तो 120 हमने लिख दिया। और उसके बाद C क्या है यहाँ पे, प्रकाश की चाल है। और चूंकि आप बात जानते होंगे कि प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यदि हम इसको काटते हैं तो 3 एकम में 3 और 3 चौको 12, मतलब ये 40 बार में कट जाएगा ना। जब 40 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, B नॉट इक्वल टू यहाँ ऊपर मिलेगा 40 और नीचे क्या मिलेगा, नीचे हमें केवल मिलेगा 10⁸। अब ये 10⁸ फिर से 8 चला जाएगा ऊपर। तो जब 10⁸ ऊपर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा B नॉट इक्वल टू, ये 40 है तो 40 रहेगा, फिर से 10⁻⁻8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझेंगे इसको ही, या तो आप इतना टेस्ला लिख दें, ये आपका आंसर हो गया, या तो इतना। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मान 40 × 10⁻⁻8 टेस्ला। या आप इसे ही कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, मतलब कभी कभी बुक में भी आपने देखा होगा, तो इसी को आपको दे देगा B नॉट इक्वल टू, इसको दे देगा 40 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, तो ये भी आपको दे सकता है। दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 40 को हम 4 × 10 लिख सकते हैं, और जो 10 होगा उसके पावर में कुछ नहीं होता, तो 1 होगा धनात्मक में, यहाँ पे -8 है, तो 10 में से जो क्या होगा, 1 में से 1 घट जाएगा 8 में से, तो वही 10⁻⁻7 आएगा। अब इतना तो बेसिक है भाई, अगर नहीं ये समझ में आया तो यहीं तक आप छोड़ दीजिए, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तो हम ज्ञात कर लिए। उसके बाद आता है कि तरंगदैर्घ्य अब हमें ज्ञात करना है। तो अब फिर से हम लिखेंगे, ये तो हमने ज्ञात कर दिया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें आंसर एक मिल गया। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य बराबर तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू होता है C/μ। ये होता है तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है भैया। ठीक है, तो लैम्डा को हम यहीं पे रख देंगे। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य का लैम्डा है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। और देखिए म्यू का मान, आवृत्ति का मान यहाँ पे हमने दिया ही है 50, मतलब 50 × 10⁶ ये दिया है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए सपोज सबसे पहले आप सोचिए कि देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे 10⁶ है, यहाँ पे 10⁸ है, तो यदि ये कटता है तो यहाँ से 10⁶ कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल बचेगा 10⁻² बचेगा। देखिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, तो 6 से काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, लैम्डा इक्वल टू 3 × 10⁻, क्या बचा, 2 बचा, और नीचे केवल 50 बचा, यही ना बचा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 50 को हम ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, यदि हम इसको 50 को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, इस तरीके से हम कर देते हैं, इसको हम 3 लिखते हैं या 10⁻² लिखते हैं। अब 50 को हम 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 × 10 यह लिख सकते हैं। अब 5 × 50 तो अभी भी यह लिखा गया है, ऐसे हमने लिख दिया। ऐसे हमने इसलिए किया क्योंकि ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके पावर 1 है,
ठीक है, एक है कि नहीं। अब एक यहाँ पे 10⁻1 है, इधर 10⁻2 है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 10 ही ना बचा, यहाँ पे केवल क्या बचा, 10 ही बचा। तो इधर लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर 3 इंटू यहाँ पे 10⁻, कुछ नहीं है तो 1 मिला, ठीक है, बचा। और नीचे क्या बचा, 5 बचा, यही ना बचा, बिल्कुल बचा। देखिए 10⁻1 का कोई मतलब नहीं है आप किसी के, इसके भी पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसके भी पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए 3 दहामा 30 होता है, तो 30 हो जाएगा, अब बटे 5 हो जाएगा, और 5 छके 30 होता है। तो यहाँ से जो तरंगदैर्घ्य का आपका मान निकला वो कितना निकला, 30, सॉरी 5 छके 30, तो 30 हमने लिख दिया। अब तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया तरंगदैर्घ्य का। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और दूसरा तरंगदैर्घ्य। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आपको मैं अभी कहूंगा कि अभी आप इस फॉर्मूले को, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए, और दूसरा कि आप इस फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए। ये 2 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार दोस्त आपको कोई भी टॉपिक को करना है, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा, ठीक है, उनको लग रहा होगा कैसे हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो देखिए निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो न्यूमेरिकल नहीं किए हैं इससे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा अपनी डर को भगाइए और हार्ड जो भी न्यूमेरिकल है अपने बुक से उसको उठाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, आए या ना आए उसको प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए, ठीक है, और आएगा ही आएगा। अगर आप चैप्टर वाइज, हमने जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं सभी न्यूमेरिकल को कराया है, उस तरीके से यदि चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करते हैं न्यूमेरिकल को, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। आप यदि आप जानते होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है, तो वो भी सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे उस टॉपिक का, जो चैप्टर वाइज सभी आपको वीडियो मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप न्यूमेरिकल की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो टाइप के न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का श्रेणी में आप इसको रखेंगे। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनके 2 गुण है, तो उन दोनों गुणों का उल्लेख करना है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो कम से कम आप 2 गुण लिख दीजिए। अब हम ये टॉपिक आपको पहले ही करा दिए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसका विशेषताएं, मतलब इसका गुण क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब हमने करा दिया है। उसके साथ ही आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया है, कह रहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगे x दिशा में संचरित हो रही हैं। मतलब जो 25 मेगाहर्ट्ज वाली जो क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो x दिशा में संचरित हो रही है, मतलब चल रही हैं, ठीक है। तो संचरित हो रही हैं, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश जो E है उसका मान दिया है कि 6.3 जूल वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर क्या कह रहा है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिखेंगे, हल में आपको सबसे पहले इसका गुण लिख देना है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण।
अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आपको सबसे पहले तो 2 गुण लिख देना है। अब मैंने ये सब करा दिया है, मैं यही कहूँगा कि बेसिक से इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज चलिए मैं 2-3 आपको गुण बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप समझ जाएं। देखिए सबसे पहला तो गुण यही है कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो उनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, मतलब उसकी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। जैसे ध्वनि है तो जहां पर वायु ना हो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकता, परंतु वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो माध्यम नहीं भी है, निर्वात है, वहां पर भी ये चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से आसमान में बैठे, अंतरिक्ष में बैठे वैज्ञानिकों से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। दूसरा हम गुण यही आपको कहेंगे, दूसरा इसका गुण है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनका जो चाल होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल या वेग कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़े होंगे उन कहेंगे कि सर प्रकाश की भी तो चाल यही होता है। हाँ जी, बिल्कुल यही होता है प्रकाश का भी चाल, और यही होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल, ठीक है। और तीसरा ये भी याद रखेंगे कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो आवेशहीन होती हैं, आवेशहीन होती हैं। अब आवेशहीन का मतलब कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही तो बात कर रहे हैं। तो देखिए जब बात आप कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपने फ़ोन लगाया तुरंत पहुंच गया, ठीक है, तुरंत बात हो जाता है। वो कैसे हुआ? मतलब जहां पर आप हैं वहां पर भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे उपस्थित हैं। बट आप सोचिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि आवेश होता तो आपको करंट लगता कि नहीं लगता? लगता। परंतु क्या आपको लगता है करंट? जहाँ पे भी खड़े हैं, कहीं भी खड़े हों, बैठे हों, घूम रहे हैं, तो आपको करंट लग जाता है? नहीं लगता है। इसका मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, मतलब वो आवेशहीन होती हैं। तो ये हमने 3 बता दिया। अदरवाइज और भी जानना है तो आप सिंपल से आप YouTube पे लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और चैप्टर वाइज अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आवृत्ति का मान दिया है, देखिए मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे कहीं आवृत्ति लिखा है? नहीं लिखा है, परंतु मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज हम जानते हैं आवृत्ति का मात्रक होता है, तो इसीलिए मात्रक भी आपको ध्यान देना है कि किसका मात्रक दिया है, नहीं तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आवृत्ति मतलब म्यू का यहाँ पे मान दिया है कितना? 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, MGH, ठीक है। तो इसको आप चेंज करना चाहें तो 25 × 10⁶ हर्ट्ज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया। सबसे उसके बाद आपको दिया है वैद्युत चुंबकीय तरंगे x दिशा में संचित हो रही हैं तो किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय सदिश, अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय सदिश का मान दिया है, विद्युत चुंबकीय सदिश E का मान दिया है कितना? 6.3 जूल वोल्ट प्रति मीटर, ये दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात करना, ठीक है। ये आपसे कह रहा है मतलब B का मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश का जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र सदिश बटे C होता है, ये बात हम जानते हैं। देखिए
वैद्युत क्षेत्र आयामक है तब भी हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस केवल वहां पे यहाँ पे जो सदिश का चिन्ह है वहां पे 0 0 हमने लगाया था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और यदि वैद्युत क्षेत्र सदिश का है तब यहाँ पे केवल हम चिन्ह का दर्शाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब देखिए मान हम रखते हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हम ऐसे ही लिख दिए। उसके बाद ई सदिश, मतलब ई का मान यहाँ पे दिया है 6.3, तो 6.3 लिख दिया। उसके बाद इसका मान, प्रकाश की चाल का मान आता है हमें 3 × 10⁸ होता है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 3 में यदि 6.3 में भाग देते हैं तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार अगर दे तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार में कट गया। और ये 3 है तो 3 एकम में 3, तो इसका मतलब 2.1 आएगा। तो 2 मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, 2.1 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहें, अगर नहीं समझ में आए तो 3 में 6.3 में आप 3 से भाग दे देंगे तो 2.1 आएगा। और उसके बाद ये 10⁻8 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही है आपका आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया था, यही आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 4 नंबर आपको छोड़ना तो नहीं है ना, तो इसी प्रकार जरूर आपको, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको तो कहना नहीं पड़ेगा कि इसको आपको याद कर लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी हम जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं बता दूं कि ये 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 2022 के जो क्वेश्चन है उसको जरूर आपको तैयार कर लेना है, 2024 में भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। मतलब यहाँ पे सिंपल मैं कह दिया, जिस प्रकार पहले दूसरे क्वेश्चन में कहा था अभी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए, वही कह रहा है कि इसमें 4 आपको गुण लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र, मतलब एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में x अक्ष पर संचरित हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो x अक्ष पर संचरित हैं, x अक्ष पर गति कर रही हैं, सॉरी x नहीं z अक्ष पर गति कर रही हैं, संचरित हैं। तो इसके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बारे में आप क्या कहेंगे, और यदि इनका तरंगदैर्घ्य कितना है, 10 क्या है, इनका तरंगदैर्घ्य 10 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी m नहीं 10 एंगस्ट्रॉम हो तो इनकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में z अक्ष पर संचित हैं, z अक्ष पर गति कर रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय मतलब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश, सिंपल में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब जिस प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगे x अक्ष पर गति कर रहा है, उसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है ये किस पर गति कर रही हैं, ये आपको बताना है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि तरंगदैर्घ्य 10 एंगस्ट्रॉम है तो आवृत्ति कितना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं और थोड़ा लिखते हुए समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये तो 4 आप गुण लिख ही लेंगे, 3 अभी हमने बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार और भी आपको गुण लिख लेना है। ठीक है, दूसरा आता है, देखिए ये कह रहा है कि एक, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं, अब हम देखिए हम क्या जानते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश किस दिशा में गति करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश याद रखेंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र जो सदिश होता है और दूसरा चुंबकीय
क्षेत्र सदिश। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है वो एक्स अक्ष पर, किसमें, एक्स अक्ष के दिशा में गति करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वो वाई अक्ष के दिशा में गति करता है। इतनी बात आप समझ गए। वैद्युत क्षेत्र सदिश एक्स अक्ष के दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश वाई अक्ष दिशा में गति करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद ये आपका यहाँ तक हल हो गया। कह रहा था ना कि इसके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हमने कह दिया कि वैद्युत क्षेत्र सदिश एक्स अक्ष के दिशा में गति करता है या संचरित करता है, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश वाई अक्ष के दिशा में संचरित करता है या गति करता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या दिया है कि तरंगदैर्घ्य का मान, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है, तरंगदैर्घ्य का मान दिया है, मतलब लेम्डा का मान दिया है कितना, 10 एंगस्ट्रॉम दिया है, और कह रहा है आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए, हम अभी चूंकि इतना बात तो हम जानते हैं कि लेम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य होता है तो तरंगदैर्घ्य बराबर होता है c बाई आवृत्ति, म्यू होता है, ये बात हम जानते हैं ना, ये म्यू है, ये आवृत्ति। तो देखिए सिर्फ इसका, देखिए इसका मान यहाँ पे दिया है, सपोज थोड़ा सा समझिएगा, लेम्डा का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है 10 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10। फिर से प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, तो 8 हमने लिख दिया, और उसके बाद इसका ही तो मान ज्ञात करना है, तो ये म्यू हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, मतलब ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू, और ये इधर गुणा में होगा तो ये इधर भाग कराएगा, तो 3 × 10⁸, और ये 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप समझिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके ऊपर 8 है, तो ये 1 से 8 कैंसिल होगा, तो कितना यहाँ पे बचेगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 7 और बचेगा ना, तो वही बात यहाँ पे क्या मिलेगा, आवृत्ति का जो मान मिलेगा 3 × 10⁷ मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति का मान होगा। आवृत्ति को हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से होता है, जिसे हमने HZ से प्रदर्शित कर दिया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन को जरूर आप, इस चैप्टर से हमने 3 ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल कराया है, तो कम से कम इन तीनों न्यूमेरिकल को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तीसरी ये बात है कि देखिए यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 के पढ़ाई करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहाँ से अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।